नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आइए शुरू करते हैं। आज का अगला टॉपिक वैज्ञानिक संकल्पना में हम लोग इस समय वैज्ञानिक संकल्पना पढ़ रहे हैं। ठीक, वैज्ञानिक संकल्पना इसमें आगे आज निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे। ठीक, अच्छा, निहारिका परिकल्पना कौन दिया था? तो ये लाप्लास दिए थे। कौन दिया था? लाप्लास। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं लाप्लास की परिकल्पना। देखिए, इसमें है कि फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत सन 1796 ईस्वी में व्यक्त किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। अब देखिए, पहले इनके बारे में समझते हैं कि लाप्लास कहाँ के निवासी थे। तो ये फ्रांस के थे, इसलिए इन्हें फ्रांसीसी बोला जाता था। ठीक, पहला हो गया, पहला क्वेश्चन। आगे क्या आएगा कि ये अपना मत कब दिए थे? तो ये अपना मत 1796 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1796 ईस्वी में। ठीक, अब अगला आएगा निकल के प्रश्न कि इनकी पुस्तक कौन सी है। तो इनकी पुस्तक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ठीक, ये है इनकी पुस्तक जिसमें वो अपना ये निहारिका परिकल्पना दिए थे। ठीक, अच्छा, निहारिका क्या है? कितने लोगों के अंदर डाउट होगा कि निहारिका क्या है? निहारिका, ठीक, निहारिका क्या होता है? निहारिका एक तप्त गैस का बादल होता है। ठीक, निहारिका एक तप्त गैस का बादल होता है जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। ठीक, ये भी क्लियर हो गए। ठीक, लाप्लास कहाँ के थे? फ्रांस के। ये कब दिए थे अपना मत? 1796। कौन सी पुस्तक में दिए थे? तो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में दिए थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। यह परिकल्पना इमैनुअल कांट की गलतियों को दूर करने के लिए अपना संशोधित विचार व्यक्त किया। अब देखिए, ये परिकल्पना क्यों लाए? क्योंकि ये इमैनुअल कांट का जो आलोचना हो रही थी उसी का संशोधन करने के लिए ये अपना विचार व्यक्त किए। ठीक, तो ये किसके संशोधन के लिए लाए थे? इमैनुअल कांट के। ठीक, अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि कांट जो थे, कांट के परिकल्पना के मुख्य 3 दोष थे। कौन कौन से दोष थे उसके बारे में अभी देखते हैं। ठीक, कांट के 3 दोष थे। कल भी मैं बताया था इसको, कौन कौन से दोष थे। देखिए, आज फिर बता देता हूँ। निहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक, इनका दोष था कि निहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये पहला था।
दूसरा था कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती, ये तीसरा दोष था, दूसरा दोष था। तीसरा क्या है, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक, ये हो गए इनके तीनों दोष। अब देखिए लाप्लास इसको दूर कैसे कर रहे हैं। ठीक, देखिए इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ कल्पनाएं की, जिन पर आधारित होकर उनके सिद्धांत आगे चलता है। अच्छा, वो कौन सी कल्पना किए थे, उनकी सबसे पहले कल्पना देखते हैं। प्रथम है, प्रथम समस्या अर्थात नीहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त नीहारिका थी। वो बोले कि इसके ताप को समस्या को हल करने के लिए वो माने कि ब्रह्मांड में पहले से एक तप्त नीहारिका थी। ठीक, दूसरा क्या बताए, दूसरा बताए कि यह नीहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। ये बताए कि यह जो नीहारिका थी ये प्रारंभ से ही गतिशील थी। ठीक, वो बताए थे कि पहले गतिशील नहीं थी, पहले गतिहीन थी। ठीक, और ये बताए कि ये पहले से ही गतिशील थी। ठीक, अगला आगे क्या बताए, यह नीहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ठीक, इस प्रकार उपर्युक्त तीन स्वयं के माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त पिंड था, जिसको लाप्लास ने नीहारिका नाम दिया। ठीक, ये बोले कि यह नीहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। वो बताए थे कि शीतल है लेकिन सिकुड़ती नहीं है। ये बताए कि शीतल होकर सिकुड़ती गई, वो उनका का नाम था कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो जब कोई चीज़ अगर शीतल होगी तो उसमें सिकुड़न जरूर होगी। ठीक, इस प्रकार उपर्युक्त तीन स्वयं के माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने नीहारिका नाम दिया। ठीक, ये तो हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। नीहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। उनका कहना था कि नीहारिका की गति के कारण, वो बताए थे कि नीहारिका गतिहीन है, बाद में बोले थे कि वो गतिशील है। ठीक, तो ये बताए कि नीहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। ठीक, जब नीहारिका गति करने लगी तो उसके विकिरण के द्वारा उसमें ऊष्मा का ह्रास होने लगा, उसमें से ऊष्मा निकलने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग, जो बहिर्भाग मतलब बाहर का, जो इसका बाहर का भाग था वो शीतल हो गया यानी ठंडा हो गया। ठीक, अब देखिए बताए कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास हुआ और उसका जो बाहरी भाग था वो शीतल हो गया। इस प्रकार नीहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। तो बताए कि जब नीहारिका
शीतल मतलब ठंडा होने लगी, जब ठंडा होने लगी तो उसमें संकुचन हुआ। ठीक, संकुचन होने लगा यानी वो सिकुड़ने लगा। ठीक, आगे, नीहारिका के आकार अथवा आयतन में ह्रास होने लगा। जब ये सिकुड़ेगी तो इसका आकार भी छोटा होगा और आयतन में भी इसके ह्रास होगा। आयतन में कमी के कारण नीहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। ठीक, अब जब इसके आयतन में कमी होने लगी तो जो नीहारिका थी इसकी गति और तेज होने लगी। ठीक, और अधिक वृद्धि हो गई उसमें। और आगे देखिए, यहाँ पर कांट की तीसरी गलती भी दूर हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे कांट की तीसरी गलती भी दूर हो गई क्योंकि गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। ठीक, अब आगे देखिए, अत्यधिक गति के कारण केंद्रापसारित बल, केंद्रापसारित बल मतलब जो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। केंद्रापसारित बल के कारण नीहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ठीक, जो इसका मध्यवर्ती भाग था, जैसे नीहारिका है, ठीक, तो ये नीहारिका का जो ये मध्य वाला भाग है ये इसमें उभार होना शुरू हो गया। ठीक, इसमें उभार होना शुरू हो गया। जब इधर उभार होगा तो ये भारहीन हो जाएगी। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया। जो ऊपरी भाग था वो शीतल हो गया, शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका क्योंकि ये नीचे ऊपरी भाग जो ये तो ठंडा हो गया और निचला भाग जो है गर्म था। ठीक, इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक हो गए। ठीक, अब ये जब शीतल हुए, ठंडा हुए तो ये सिकुड़ने लगे। जब सिकुड़े तो एक छल्ले के रूप में मध्य भाग से अलग हो गए, पृथक हो गए। ठीक, अच्छा, ये अलग हो गया, अब तो ये बाहर हो गया। अब आगे देखिए, कुछ समय बाद यह गोल छल्ला, ये जो छल्ला निकला था, अब ये गोल छल्ला नीहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा नीहारिका का चक्कर लगाने लगा। ठीक, अब ये भी नीहारिका का चक्कर लगाने लगा। अब आगे देखिए, लाप्लास के अनुसार केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। ठीक, एक छल्ला निकला, इसी एक छल्ले से 9 छल्लों का निर्माण हुआ, मतलब 9 छल्लों में ये विभाजित हो गया। जबकि कांट के अनुसार नीहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे। अब देखिए, तुलना कीजिए, लाप्लास क्या बता रहे हैं कि ये केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। सिर्फ एक छल्ला निकला था, इसी छल्ले से 9 छल्ला बना था। लेकिन जबकि कांट बताए थे कि नीहारिका से 9 छल्ले निकले थे, ये बताए थे कि 9 छल्ले निकले थे और ये 9 छल्ले 9 ग्रह के रूप में हुए थे। ये कौन बताया था? तो ये कांट बताए थे। अब आगे देखिए, 9 छल्ला बाहर निकल के विभाजित हो गया तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया, एक दूसरे से दूर होते गए। ठीक, प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में
एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि का रूप धारण किया। अब देखिए, प्रत्येक छल्ला ने समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। ठीक, अभी शीतल हो गया, ठोस हो गया, ग्रह बन गया। ठीक, इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रह का आविर्भाव हुआ, मतलब ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। ठीक, जो निहारिका थी उसका जो अवशिष्ट भाग था वही सूर्य बना। यही बात वो भी बताए थे, कौन? कांट। ठीक, अब देखिए, अब इसको पहले फिगर से समझा देते हैं आपको। ठीक, ये बताए थे कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक निहारिका थी। ठीक, इसको हम निहारिका मान लेते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी निहारिका। ठीक, अब इसी निहारिका में जो है वो उभार हुआ। ठीक, अब उभार कैसे हो रहा है? अब ये निहारिका है। ठीक, ये निहारिका में उभार देखिए, ये ऐसे उभार हो रहा है। ठीक, ये ऐसे उभार हो रहा है। इसी निहारिका में ऐसे उभार हुआ। ठीक, ये निहारिका में उभार हो गया। अब यही जो उभार हुआ था, अब ये इससे टूटकर अलग होगा। जब ये इससे टूटकर अलग होगा, जो देखिए, अब ये इससे जब टूटेगा तो ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक, ये इधर ऐसे अलग हो जाएगा। ये फिर जो है, जब ये अलग हो गया टूटकर, इस निहारिका से जब ये टूटकर अलग हो गया, तब ये जो है इस निहारिका का चक्कर लगाना शुरू करेगा ऐसे। ठीक, ऐसे लगाना, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब इस यही जो था, अब इसी को ये लोग ग्रह माने, इसे ग्रह माने। और जो ये अवशिष्ट भाग, ये जो बचा था, ये अवशिष्ट भाग इसका टूटने के बाद इसे इन्होंने सूर्य माना। इसी को इन्होंने सूर्य माना। ठीक, इतना तो हो गया। और यही जो है इनका सिद्धांत था और यही फिगर बनेगा। अब जैसे ये सूर्य हो गया। ठीक, ये सूर्य हो गया। अब जो है कि ये एक ग्रह के रूप में इस तरह से अपना चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। ये हो गए ग्रह। और यही प्रक्रिया जब पुनः हुई तो उपग्रह का निर्माण हुआ। ठीक, जब यही क्रिया पुनः हुई तब उपग्रह का निर्माण हुआ। ये तो हो गया इनके सिद्धांत। अब आगे देखते हैं। इतना होने के बाद अब देखिए, अब आ गए हमारे राशि जी।
रास के द्वारा लाप्लास का संशोधन। अब जो लाप्लास गलती किए थे, अब उसके बाद उसका संशोधन कौन कर रहा है? तो वो रास कर रहे हैं। ठीक, लाप्लास कांट का संशोधन किए, अब लाप्लास का संशोधन रास कर रहे हैं। देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रास ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। अब ये क्या संशोधन कर रहे हैं? देखिए लाप्लास के अनुसार नीहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रास ने बताया कि मुख्य नीहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए। ये बताए थे कि एक ही पतले छल्ले निकले जो है फिर 9 ग्रह बने। ये बताए कि मुख्य नीहारिका से कई पतले छल्ले क्रमशः अलग अलग हुए, एक एक करके अलग हुए। प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम के जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बताए कि जब उसमें से पतले पतले छल्ले क्रमशः अलग होने शुरू हो गए एक एक करके, उसी प्रक्रिया से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। कौन बताया? ये रास। तो ये रास का संशोधन हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हैं मूल्यांकन। ठीक, तो मूल्यांकन किसका करना है? तो लाप्लास का। अभी लाप्लास का मूल्यांकन देख लेते हैं पहले। अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की परिकल्पना को प्रारंभ में पर्याप्त समर्थन मिला। लगभग 150 वर्षों तक, कितने साल तक? लगभग 150 वर्षों तक इसका समादर होता रहा। ठीक, इसकी इज्जत लोग कर रहे थे 150 वर्षों तक। परंतु सौरमंडल संबंधी नवीन वैज्ञानिक, इनके बाद जो नवीन वैज्ञानिक आए, मतलब नए वैज्ञानिक जो आए, वो तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रकाश में आने के कारण इस परिकल्पना का समर्थन जाता रहा। इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या ही हल की गई, वरन उसकी रचना तथा स्वभाव का भी वर्णन किया गया। ये लाप्लास के इस परिकल्पना के द्वारा। ठीक, इसके अनुसार ग्रह प्रारंभ में मौलिक रूप में वायव्य अवस्था में थे, तत्पश्चात शीतल होते समय तरल अवस्था में आए एवं अंत में ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। लाप्लास बोल रहे थे। परंतु इस मत के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति एवं वृद्धि काल से ही एक ठोस रूप में रही होगी। ये जो नवीन विद्वान है ये मानते हैं कि वो पहले तरल अवस्था में नहीं रही होगी और वो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में नहीं हुई होगी। वो मानते हैं कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं वृद्धि काल से ही वो एक ठोस अवस्था में रही होगी, ये कल्पना कर रहे हैं। ठीक, आगे अधिकांश विद्वान के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था अवश्य रही होगी। अच्छा, कुछ विद्वान ये मान रहे हैं कि पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था अवश्य रही होगी। अतः नीहारिका परिकल्पना का इस संबंध में पर्याप्त महत्व है।
कुछ विद्वान उसके खिलाफ थे, कुछ विद्वान उनके जो है कि अगेन थे कि हाँ वो सही कह रहे हैं, कुछ बता रहे थे कि नहीं वो गलत बताए हैं। अब देखिए इनकी आलोचना क्या करते हैं, आलोचना कैसे करते हैं। देखिए आलोचना इनकी, पहली आलोचना क्या हुई थी कि सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बताए कि सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, मतलब कि उनके भ्रमण से निहारिका नहीं तोड़ सकते। ठीक, अब अगला क्या बोलते हैं, निहारिका से 9 छल्ले ही क्यों निकले, 9 से अधिक भी छल्ले निकल सकते थे। इस समस्या का निदान लाप्लास की तरफ से नहीं मिलता है। सही बात है कि निहारिका से सिर्फ 9 ही छल्ले क्यों निकले, 9 से अधिक भी छल्ले निकलने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है। ठीक, लेकिन इसका जब उनसे निदान पूछा गया तो लाप्लास का जो है कि इनके पास कोई निदान नहीं था। अब अगला है निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तथा उसे क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। देखिए निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तथा उसे क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। मतलब कि जब उसमें से छल्ला निकला तो उसमें से छल्ला निकलना चाहिए था, जो है वो क्रम तो जारी रहता, वो जो है कि क्यों रुक गया, उसमें अवकाश क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया। ठीक, ये भी उनकी एक आलोचना हुई। अगली क्या है, देखिए इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रह की दिशा में घूमना चाहिए। इस तथ्य के विपरीत शनि तथा बृहस्पति के उपग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। बताए कि जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई, पुनः जब वो प्रक्रिया हुई तब उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। जब उपग्रहों की उत्पत्ति भी उसी तरह से हुई तो ग्रहों की भांति ही उपग्रहों को भी उसी दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसके साथ नहीं हुआ, शनि और बृहस्पति के साथ नहीं हुआ। इनके जो उपग्रह वो विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। अब अगला है यदि सूर्य निहारिका का एक ही भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए, जिससे यह मालूम पड़ता हो कि एक नवीन छल्ला पृथक होकर बाहर निकलने वाला है, पर ऐसा नहीं देखा जाता। ये जो हमारा सूर्य है, जब सूर्य भी उसी का भाग है तो इस सूर्य से भी इसमें ये तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए था। ये जो है इसके बीच में ऐसे उभार होना चाहिए था, जो है या तो इधर उभार होना चाहिए था बीच में, जिससे कि मालूम पड़ता कि इससे भी नवीन छल्ला निकलने वाला है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो हो गया हमारा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इतनी हो गई। अब इसमें थोड़ा और बचा है, एक तारक परिकल्पना में, मतलब अद्वैत तारक परिकल्पना में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए
अगले हैं वाइजेकर का मेघ परिकल्पना। वाइजेकर का मेघ परिकल्पना क्या है? तो वाइजेकर ने अपना मेघ परिकल्पना 1944 ईस्वी में दिया था। देखिए, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में बादल शांत अवस्था में फैले थे, तभी भ्रमण करता हुआ सूर्य बादलों के मध्य में प्रवेश कर गया, जिस कारण बादलों में गति उत्पन्न हुई और इन्हीं संगठन से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये कह रहे थे कि मान लीजिए कि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक। हमारे ब्रह्मांड में बादल जो है कि थे, ये हमारे बादल हैं, ठीक। ये बादल हैं, ठीक। बादल थे, तभी एक भ्रमण करता हुआ सूर्य, जैसे ये सूर्य है, सूर्य, ठीक। ये ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहा है, ठीक। ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहा है, तो ये भ्रमण करते हुए इसी बादल के बीच में ऐसे प्रवेश कर गया, ठीक। बादलों के बीच में प्रवेश कर गया, जिस कारण बादलों में गति उत्पन्न, मतलब ये बादल में प्रवेश कर गया तो इन पूरे बादलों में गति उत्पन्न हो गई, और ये जब गति उत्पन्न हो गई तो इन्हीं संगठन से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक। ये बताएं वाइजेकर। अब आगे देखते हैं। वाइजेकर के बाद हैं कुइपर। कुइपर का पूर्व ग्रह परिकल्पना, ये 1951 में दिए थे। अब ये क्या कहते हैं? यह अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिसने वाइजेकर का समर्थन करते हुए कहा, ये वाइजेकर के समर्थक थे, ठीक। वाइजेकर के समर्थन में क्या बोल रहे हैं? कहा कि जब बादलों के मध्य सूर्य प्रवेश कर गया, जैसे बादल हैं, ठीक, ये बादल हैं, बादल के बीच में जब सूर्य प्रवेश कर गया तब बादलों में भंवर उत्पन्न हुआ। अब इसमें जो है भंवर उत्पन्न हुआ, और सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ साथ भंवर का आकार भी बड़ा होने लगा, और इन्हीं भंवरों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। मतलब इसमें भंवर उत्पन्न हुआ, और इस सूर्य से जितना दूर थे उतने अधिक जो है इनके आकार में वृद्धि होने लगी, ठीक। इनके आकार में वृद्धि होने लगी, और इन्हीं की वजह से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक। ये कौन मानता है? ये कुइपर कहते हैं, ठीक। आगे बस आज के लिए इतना ही है, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब नेट का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, ठीक। तो अभी हम कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर इस जो है जितना प्रीवियस ईयर में जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर है, टोटल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा नेट का, और भी क्वेश्चन बनाऊंगा, और इसका भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी हो जाएगी उससे, और पेपर देने में आसानी हो जाएगी। बस आप लोग इस चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक। ठीक है, दीजिए इजाज़त, चलते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।